Hello children, today we are going to start with chapter 8, that is British and our villages. So in this chapter we will study about the British and the villages. So Atul was going to his village with his parents to spend the winter break there. He noticed a long queue outside a small building. He knew that what they are depositing. He got to know that what they are depositing, tax. So in this chapter I will tell you about what is tax. Tax होता क्या है? सो लैंड रेवेन्यू हैड ऑलवेज बीन द मेन सोर्स ऑफ इनकम. भाई जो भी रेवेन्यू है, जो भी आप कलेक्ट करते हैं, वो ही क्या होता है, एक सोर्स ऑफ इनकम होती है हमारे रूलर्स के लिए. सो लैंड रेवेन्यू वाज हैज बीन द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द रूलर्स. दिस शोज दैट द एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. इन्होंने क्या बताया कि जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की. एंड इन एंशिएंट टाइम्स एज पर द रूल्स ऑफ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स द फार्मर वर एक्सेप्टेड टू पे टैक्सेस. व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे टू impose taxes and introduce new taxation system. So in this chapter we will read about the revenue policy of East India Company. Diwani rights of Bengal की बात करते हैं. As we have settled in the previous lesson, after the Battle of Buxar, Mughal Emperor Shah Alam II had to give the rights to collect revenue of Bengal, Odisha to the British India Company. जो भी राइट था उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का, वो किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया. And the company became a chief financial controller and was termed as Diwan. The British officials were essentially traders, so the main aim was to increase the profit as much as possible. And on August 12, 1765, they got the right to collect revenue from the rich province of Bengal. So Robert Clive जो था, वो one who accepted the Diwani from the Mughal ruler, and with the company controlled, revenue क्या हो गया था? Fixed हो गया था, and it was paid in cash instead a part of to produce. फार्मर्स वर फोर्स टू कल्टिवेट क्रॉप, जैसे आपकी पॉपी हो गई, कॉटन हो गई, इंडिगो हो गई, विच जहां से क्या होती थी, ज्यादा इनकम आती थी. फूड क्रॉप जैसे राइस और व्हीट हो गई. नाउ द ब्रिटिश कुड बाय गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम विदाउट इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन. बंगाल बिकम द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम. बंगाल क्या बन गया? एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गया कंपनी के लिए, टू फाइनेंस ऑल इज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर, मेंटेन आर्मी एंड बाय प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम. तो इकोनॉमी ऑफ बंगाल क्रम्बल. धीरे धीरे क्या होता है, जितने भी आर्टिशियंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वीवर्स थे, इन्होंने बंगाल को छोड़ना स्टार्ट कर दिया. एज दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट एट लो प्राइस टू द कंपनी ऑफिशियल, और वो उनसे हाई रेवेन्यू जनरेट करते थे. सो व्हाट हैपेंड इन 1770, ट्राइबल फेमाइन आता है बहुत, जिसने बंगाल को स्ट्रक करा, एंड इट किल्ड 10 million. एंड व्हाट हैपेंड, इट किल्ड 10 million पीपल. इट इज सेड दैट इट वाज द वर्स्ट ऑफ इट्स टाइम. Or what happened? 1/3 of the population perished in it, and it was the company who realized that investment in land and agriculture had to be restored. यहाँ पे 3 रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे हम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी. परमानेंट सिस्टम जो था, सेटलमेंट चार्ज 1793 में आया, और कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है, ये बंगाल की स्कीम थी जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं बंगाल का. ये आपके बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ मद्रास, बनारस, यहाँ सब एक्सटेंड हुआ. इसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं. इसके एडवांटेज क्या थी? ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन गया कंपनी के लिए. एट द सेम टाइम दिस सिस्टम ने किसको बढ़ दिया? टू न्यू सोशल क्लास, जिसको हम जमींदार और लैंडलॉर्ड्स कहते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ जमींदारी सिस्टम. क्या क्या फीचर्स थे? The जमींदार was the owner of the land. The revenue was fixed for an area and could not be changed under any circumstances. राजाज एंड तालुकदार्स वर मेड जमींदार. उनकी ड्यूटी क्या थी? कि आप कलेक्ट करोगे रेंट फ्रॉम पीसेंट्स. एज द रेवेन्यू वाज फिक्स, जमींदार कुड नॉट कीप सरप्लस. दिस रेवेन्यू फिक्स था, तो आप सरप्लस अमाउंट फिक्स रख नहीं सकते करने बाद. डिसएडवांटेजेस क्या थी? द लाइफ ऑफ द पीजेंट बिकम टेरिबल. जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड. जमींदार इंटरेस्टेड ही नहीं थे अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने में, अपनी लैंड की कल्टिवेशन मेथड को, और उनको फोर्स करा गया, पीजेंट्स को फोर्स करा गया कि आप पे करो ज्यादा रेवेन्यू. And although revenue was fixed, Jamindar still increased what peasants worker had to pay. The rigid collection से क्या हुआ? लोगों ने लोन लिए मनी लैंडर से, और वो डेब्ट में आ गए, वो लोन नहीं पे कर पाए, उनकी लैंड चली. फिर रैयतवाड़ी सिस्टम आता है. ये फेलियर था, मतलब जब फेलियर हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट का, तो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम आता है, जो थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस करा था बॉम्बे और मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी में. फिर ये ऑल ओवर द साउथ इंडिया एक्सटेंड हो गया. सिस्टम को हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं. अंडर द सिस्टम द कंपनी मेड अ सेटलमेंट विद रैयट्स एंड पीजेंट. अकॉर्डिंग टू द रैयतवाड़ी सिस्टम, फार्मर ने ओन करा लैंड टिल द टाइम ही पेड द रेवेन्यू व्हिच वाज फिक्स्ड फॉर द लैंड, एंड ही कुड नॉट वर्क एज पर द एक्सेप्टेशन ऑफ द ब्रिटिश.
In a few years after the new system was imposed, problem arose everywhere. एक तो जितनी भी इनकम अर्न थी लैंड से, रेवेन्यू ऑफिशियल से, वो इंक्रीज हो गई एंड दे फ्लेड द कंट्री साइड एंड विलेजेस सून become deserted in many reasons, and company official has imagined that the new system would change peasants into rich enterprising farmer. Next is Mahalwadi system. As we already know that the early 19th century, the company official realized that the system of revenue has to be changed. भाई permanent settlement को change करना है, and therefore in 1822, Halt Mackenzie drive new system, and he felt that villages were important social center in North India. उनको ही लगता था कि जो villages है एक important social center है North India के, and they needed to be preserved. So under this system, कलेक्टर्स इंस्पेक्टेड लैंड्स, उनको मेजर करा फील्ड को विलेजेस पे, जिसको हम बहल्स कहते हैं, और रेवेन्यू हर एक प्लॉट का एस्टिमेट करा, कैलकुलेट करा एंटायर विलेज को, एंड द रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड अंडर द सिस्टम एंड इट वाज रिवाइज्ड टाइम टू टाइम. द हेड ऑफ द विलेज वाज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? महालवाड़ी सिस्टम. एनालाइज करते हैं ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है. उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब. तो लेट्स एनालाइज analysis of revenue settlement system. So with the land revenue settlement, land become a sea-level commodity which could be bought or sold mortgage. The two new system, जिसे हम रैयतवाड़ी और महालवाड़ी कहते हैं, had similar long efforts. Officials shouldering the responsibility increase, revenue and the poor peasant face same problem. High revenue demands, failure of crop हुआ, किसकी वजह से? ड्रॉट, सूखा पड़ गया, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या सुनामी आ गई, इसकी वजह. Now a shift from food crop to cash crop. So towards the end of 18th century, the company started forcing farmer to grow cash crop that could become a raw material. भैया आप कैश क्रॉप उगाओ, वो एक रॉ मेटेरियल बन जाएगा, फिर आप उसे मार्केट में आगे बेच सकते हो. So among such crops were indigo for dyeing clothes, mulberry for rearing silkworm, poppy, opium, tea, coffee, sugarcane, ऑयल से जूट एंड रबर. ये जो क्रॉप थे ये लार्ज स्टेट्स में हम ग्रो करते थे, इनको हम प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, एंड देयर ओनर वर कॉल्ड प्लांटर्स. टी प्लांटेशन वर एस्टैब्लिश्ड ऑन लार्ज स्केल इन असम, नॉर्थ बंगाल एंड केरला. फैक्ट्रीज वर प्रोसेसिंग इंडिगो, पॉपी एंड जूट. नाउ इंडिगो कल्टीवेशन. इंडिगो और नील ये क्या है? एक नेचुरल ब्लू डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ इंडिगो प्लांट. इट वाज पॉपुलर डाई सिंस एंशिएंट टाइम एंड वाज आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री. दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो गई थी. And since only a small amount of Indian indigo reached the European market, और जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा हाई था, it was grown in North Italy, Southern France and some parts of Germany and Britain. Claude Dyer preferred indigo as it produced a rich blue color, और dye obtained from wood was pale and dull. जो dye obtain हुई थी ना उससे, वो कैसी थी? पेल थी और थोड़ी डल थी. So company start exporting indigo to England textile, and Industrial Revolution gave an impetus to textile mills in England, and in early 18th century, other European colonies in America and Caribbean also started growing indigo, और जो supplies थी वो collapse हो गई, और जो growth थी textile industries की, और जो demand rise कर रही थी printed clothes की ब्रिटेन में, ये increase करा इसकी demand, and therefore the company increased its production. जो production थी इंडिगो की कंपनी की वो इंडिया में बढ़ गई. इंडिगो ट्रेड रैपिडली ग्रो कर रहा था. There were no money to took loans from the company and local banks for growing the crop. So फिर क्या आता है? मेथड ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. दो थे, एक तो निज और एक था आपकी रियोती. निज सिस्टम की बात करते हैं. In niche cultivation, the plants produce indigo on the lands and they control directly. The either bought the land, और या तो भाई वो खरीद लेते थे या फिर रेंट पे लेके और फिर उसमें इंडिगो प्रोड्यूस करते थे डायरेक्टली बाय एम्प्लॉइंग देयर हायर्ड लेबर. Under this system, the planters faced difficulty in expanding the areas of indigo cultivation. Indigo could not only be grown on fertile land, but these areas were already densely populated. So all the times planters tries to lease the land and the peasants from there, but this led to conflict. A large plantation required large amount. भाई जब ज्यादा plantation करने तो ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा प्लो चाहिए, ज्यादा बुलक चाहिए, and the labor was not easily available, and the need was coincided with rice cultivation. In 19th century, planters were not willing to grow indigo under the niche cultivation. फिर क्या हुआ? प्लांटर्स ने कहा नहीं यार, हम निच कल्टीवेशन में किसी भी तरह की कोई प्लांटेशन नहीं करेंगे. Riyothi system. Under this system, indigo protection, the planter forced the rayat to sign a contract, sakta with them. मतलब एक contract sign करा. At the time, village herdmen were
प्रेशराइज, उनको प्रेशराइज करा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, किसके भी आप पे, रैयत के भी आपके, और उनको कैश दिया जाएगा एडवांसमेंट में, जिससे आप क्या कर सको, मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट करोगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे आप क्या कर सको, इंडिगो को प्रोड्यूस कर सको. So seed and drill were provided, and the planters also gave loan to Rayat to cultivate land and transport the harvest to the factories. The peasants had to pay these loan by continually supplying indigo. Failing to do so would result in the brutal beating. भाई लोगों को मारा, सीज करा उनकी कैटल को, राइट, लाठी चार्ज करी, स्टिक्स से बजाया, राइट. सो उसके बाद आता है ब्लू रिवेलियन. ये एक वाइड स्प्रेड रिवेलियन था बाय द पीजेंट्स और रैयट्स इन बंगाल, और कब हुआ था, 1859. Peasants all over the region refused to show indigo and attack indigo factories, right? With bow, arrows, swords, and women armed with pots and pans and other kitchen tools also joined. In many villages, headmen and local zamindars who had been forced to sign indigo contract protest kara. They went around the villages urging the peasants to visit planters as they were unhappy with increasing power. भाई वो खुश नहीं थे क्योंकि जो पावर थी वो प्लांटर्स की इंक्रीज हो रही थी. As the revolt spread, intellectuals from Kolkata rushed from the indigo producing district. They wrote about the misery of peasants, drama of planters, horrors of indigo system. Dil Darpan एक प्ले था दीनबंधु मित्र जिसे हाईलाइट करा इंडिगो कल्टिवेटर्स. Worried about the rebellion, British brought a military to protest against the planters and set up Indigo Commission to inquire into the system of indigo protection. The commission reported intense oppressive method. बहुत oppressive method इन्होंने use करे. And after the revolt, indigo production collapsed, but the planters now shifted their operation to Bihar. They started the same oppressive practice. It was only in early 20th century when Mahatma Gandhi visited Champaran and the movement was launched against indigo. Right, so this was all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.